नाउ देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पक्का से आती है, हर एग्जाम में आई हुई है रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस करेंगे। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑर्गेनिक में आप वीक हो, आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो पा रही है इन 3 दिन में, आपने अभी तक ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। उससे आपके ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कर लो, जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सिर्फ 20 मिनट में मैंने सारी नेम रिएक्शंस कवर कर रही है, सिर्फ 20 मिनट आपको देने हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कर लो। ठीक है, मैंने 10 साल के पीवाईक्यूज के जो कन्वर्जन आए हुए हैं उनको एनालाइज करके ये वीडियो बनाई है। सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट, जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, इसमें मैंने सारे मोस्ट केमिकल टेस्ट और इसके साथ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, तो ये भी आप देख लेना। और लास्ट आते हैं जो कि आपको करना ही है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रख लो या देख लो, याद कर लो। अगर ये आपने कर लिए तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर आने के चांसेस है। आज हम इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, बट बच्चे इन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, बहुत गलत प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, रॉन्ग प्रोडक्ट लिखते हैं हमेशा, तो ध्यान से देखना सारे रिएक्शंस को। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नाउ देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। देखो, फर्स्ट रिएक्शन क्या बोल रहे हैं हमारा, आपसे अगर बोला जाएगा कि सुटेबल मेथड बताओ, सुटेबल मेथड बताओ किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन एल्केन, तो कौन सी होगी? ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine क्या बनेगा हमारा? HCl बनेगा प्लस SO2 गैस और HCl गैस। तो SO2 गैस भी एस्केप हो जाएगी मिक्सचर से और HCl गैस भी एस्केप हो जाएगी मिक्सचर से, तो हमको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा हेलो एल्केन। क्या मिल जाएगा? हेलो एल्केन। तो हमारा बेस्ट मेथड कौन सा होता है? SOCl2 से। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से हमारा बेस्ट मेथड होता है टू प्रिपेयर हैलोजन एल्केन। सो मोस्ट सुटेबल मेथड। अब pyridine को डालते हैं हम। pyridine यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द HCl गैस। ठीक है, जो HCl गैस बनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है pyridine। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाई pyridine इज एडेड? pyridine इज एडेड टू न्यूट्रलाइज HCl गैस। क्लियर? सेकंड रिएक्शन हमारी है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास एल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा? यहां पर सिंपल SN2 अटैक हो जाएगा, OH अटैक करेगा, CH2 पे और Cl निकल जाएगा, सिंपल SN2 रिएक्शन होगी और हमारा एल्कोहल बन जाएगा। बट आपके पास अगर एल्कोहलिक KOH है, अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा? यहां पे ये एज अ बेस काम करेगा और OH जो है वो प्रोटॉन निकालेगा, हमारा अल्फा प्रोटॉन, और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा एल्कीन। मतलब हमारा क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तो जब भी एल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन होगा, एक्वस KOH होगा तो हमारा SN2 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। अगर हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो बल्की है तो वह एज अ बेस काम करेगा। ठीक है, अगर वो बल्की है तो एज अ बेस काम करेगा। देखो कितना बल्की है, कितना बल्की है वो, तो ये एज अ बेस काम करेगा और ये हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है वो ये एज अ बेस काम करेगा और ये अटैक कर देगा और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा किसको? हाइड्रोजन को, और हमारा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ये Cl निकल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? HCl निकल जाएगा और हमारा वापस बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, तो जब भी बल्कि ग्रुप हो, बल्कि एल्कोहल हो तो वैसा बेस काम करेगा। ठीक है, वैसा बेस काम करेगा बल्कि अल्कोहल होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वैसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अटैक करेगा वो इस पर और Cl को निकाल देगा। ठीक है, वो Cl को निकाल देगा और सिंपल हमारा क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। ठीक है, हमारा ईथर बन जाएगा। तो ध्यान देना, अगर 3 डिग्री दे रखा है आपको, 3 डिग्री मतलब बल्कि, तो बल्कि ऐसा बेस काम करेगा। अगर 1 डिग्री दे रखा है तो वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ रिएक्शन है हमारी NaBH4 की रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, NaBH4 क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन देखते हैं हम। तो देखो, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, एक तो हमारा कीटोन है और एक हमारा एस्टर है। एक हमारा क्या है? एस्टर है। तो NaBH4 ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एस्टर को वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गलती करते हैं, दोनों को रिड्यूस करवा देते हैं, दोनों रिड्यूस नहीं होंगे, सिर्फ कीटोन रिड्यूस होगा। जो एस्टर है वो ऐसे कैसे रहेगा? तो कीटोन हमारा बन गया अल्कोहल और एस्टर हमारा ऐसे के ऐसे ही रहा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में पक्का से आती है, हर एग्जाम में आई हुई है रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, फिनॉल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। तो देखो, क्यूमीन क्या होता है? हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। ठीक है, हमारा क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH और CH3 ग्रुप, तो इसलिए बोला आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका जो नाम है वो आपको याद रखना है, क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से O2 से, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? पेरोक्साइड।
ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है हमारा, इसलिए इसको बोला क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ऐसा बन गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, देखो ये जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो फिनॉल मिलेगा और एक हमारा एसीटोन मिलेगा। ठीक है, फिनॉल तो हमारा इस बेंजीन से क्या हो गया, OH कनेक्ट हो गया, तो फिनॉल मिल गया हमको। क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, प्लस हमारा और क्या मिल गया, C पे CH3 और C डबल बॉन्ड O हमारा मिल गया एसीटोन। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं यहां से। फिनॉल तो मिलता है पर बाय प्रोडक्ट भी एसीटोन, जो कि बहुत यूजफुल होता है इस रिएक्शन के लिए, तो आपको ये बताना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वापस से एस्पिरिन की फॉर्मेशन। ठीक है, एस्पिरिन की प्रिपरेशन कैसे होती है वो देखते हैं। तो एस्पिरिन की प्रिपरेशन होती है सैलिसाइलिक एसिड से। ये हमारा है सैलिसाइलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और वैसे नाम क्या है इसका आईयूपीएसी नेम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब होता क्या है, यहां पर सिंपल अटैक होगा और बॉन्ड बन जाएगा। देखो ऑक्सीजन का अटैक होगा, ऑक्सीजन का अटैक होगा और ये निकल जाएगा। तो हमारे पे क्या लग जाएगा, OCOCH3 लग जाएगा इन प्लेस ऑफ एसिड। तो हमारा बन जाएगा OCOCH3। तो हमारा क्या हो गया, एसिटाइल ग्रुप लग गया सैलिसाइलिक एसिड पे, इसलिए इसको बोलेंगे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और कॉमन नेम क्या है, एस्प्रिन। जो आप दवाइयां लेते हो ना, दवाइयां सर दर्द के लिए, वो होती है एस्प्रिन। तो ये एस्प्रिन है। फॉर्मूला स्ट्रक्चर याद रखना, COH ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पे OCOCH3 ग्रुप, मतलब एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखो नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमारे पास क्या है, अल्कोहल है और PCC डाल रखा है। हमको सबको पता है कि PCC डालने के बाद क्या होता है, PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन करवाता है। तो CH2OH का CHO बना देगा। बट क्या ये एल्कीन ऑक्सीडाइज होगी, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ये इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहेगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये हमारा, इसका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारा CH2OH का CHO बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये 1 डिग्री था हमारा। अगर हम बात करें 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री का हम कौन सा यूज करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, CrO3 यूज करते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा बन जाएगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा बन जाएगा कीटोन। नेक्स्ट आते हैं 3rd डिग्री पे। अगर हमारा 3 डिग्री है तो यहाँ पे ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगी एल्कीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वापस एक आपको पता होना चाहिए कौन सा रीजन यूज करते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन। ठीक है, कॉपर यूज करते हैं एट 573 केल्विन। ये रिएक्शन आई हुई पेपर में, तो ध्यान से देखना और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ रहे हो वैसे वैसे नोट्स बनाओ, जिससे कि आपकी रिएक्शन दिमाग में जाए। नाउ देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिनॉल की, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। तो देखते हैं। देखो पहली रिएक्शन हमारी फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के। ठीक है, आपको क्या देखना है, डाइल्यूट देखना है। यहाँ पर क्या देखना है, डाइल्यूट की डाइल्यूट HNO3 दे रखा है। अब डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है, मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोनो नाइट्रो मतलब कि एक ही नाइट्रो लगेगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो बनेगा एक बार, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बार बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल जब हमको डाइल्यूट HNO3 दे रखा होगा। अब इसमें क्वेश्चन और क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला वोलेटाइल है ज्यादा। तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी वाली, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हमको सबको पता है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू इंट्रा, ड्यू टू विच ये जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमको ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा, तो ये जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा, ये जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला वोलेटाइल ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। आई टोल्ड यू द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम रिएक्शन। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन है बट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। ठीक है, आपको क्या देखना है, कॉन्सेंट्रेटेड देखना है। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, जो NO2 है वो तीनों पोजीशन पे लग जाएगा एक ही टाइम पे, तीनों पोजीशन पे लग जाएगा एक ही टाइम पे। मतलब हमारे पास ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम है आपको याद रखना है पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम है हमारा पिक्रिक एसिड। कब होती है रिएक्शन, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे रखा होता है। तो ये रिएक्शन पक्का से आती है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। डाइल्यूट HNO3 में मोनो नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। चलते नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन में फिनॉल की है। अब देखो फिनॉल में अगर Br2 डाल रखा है इन प्लेस ऑफ CH2, CH2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, CH2। ये क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से जो Br होगा वो एक ही पोजीशन पे लगेगा, मतलब मोनो हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब मोनो ब्रोमो कंपाउंड्स बनेंगे। एक टाइम पे एक ही Br लगेगा,
एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, मतलब हमारा बना ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और बना हमारा पैरा ब्रोमोफिनॉल। बट अगर हमने सेम कंडीशन करी और हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया वाटर, अब हमने क्या कर लिया, ब्रोमीन वाटर ले लिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर जो है, वाटर मोर पोलर है, वाटर क्या है, मोर पोलर है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पे एक साथ लग जाएगा, जो ब्रोमीन है वो तीनों पोजीशन पे एक साथ लग जाएगा, मतलब हमारा क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। कब, जब वाटर है। CH2 के केस में हमारा मोनोब्रोमो कंपाउंड्स बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन एक इजी रिएक्शन है, बट बच्चों को ध्यान नहीं आती एग्जाम में, तो ध्यान से देखना और याद रखना इस रिएक्शन को। जब भी हमको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो, ठीक है, जब भी हमको फिनॉल से बेंजीन बनाना हो तो हमको क्या डालना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चों के दिमाग में नहीं आता कभी कभार, जिंक डस्ट। क्या डालना होता है, जिंक डस्ट डालना होता है। इससे क्या होता है, हमारा बेंजीन बन जाता है और ZNO निकल जाता है। हमारा क्या होता है, ZNO निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए ये एक ही रिएक्शन है, तो ध्यान रखना, जिंक डस्ट डालते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी फिनॉल की है। अब देखो, अगर फिनॉल की रिएक्शन हमने करवाई एसिड से, H2SO4 मतलब H+ इन प्लेस ऑफ 443 केल्विन। देखो ये टेम्परेचर का रिएक्शन है, ठीक है, टेम्परेचर का खेल है यहाँ पर। अगर 443 केल्विन है तो हमारा एल्कीन बनेगी, मतलब एलिमिनेशन होगा। बट अगर सेम रिएक्शन करवाई हमने अल्कोहल की रिएक्शन इन प्लेस ऑफ एसिड एट 413 केल्विन, मतलब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया थोड़ा सा, 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। ध्यान रखना 413 केल्विन में क्या होगा, यहाँ पे ईथर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, ईथर बनता है, मतलब हमको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं इसके, ठीक है, हमको 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ते हैं अल्कोहल के इन प्लेस ऑफ H+ एंड 413 केल्विन, हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ईथर की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको पक्का से एग्जाम में आती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हमारे पास क्या है, 3 डिग्री एल्कोक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, ये हमारा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है, और ये हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है। अगर 1 डिग्री एल्को एल्केन है, अगर 1 डिग्री हेलो एल्केन है तो क्या होगा, 1 डिग्री में तो हिंड्रेंस नहीं होता, 1 डिग्री में हिंड्रेंस नहीं होता, देयर विल बी नो हिंड्रेंस। क्या होगा, हिंड्रेंस नहीं होगा। अब हिंड्रेंस नहीं होगा तो क्या होगा, इजीली क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br को निकाल देगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br को निकाल देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, OCH3, मतलब हमारा बन गया ईथर। क्या बन गया, ईथर बन गया इजीली। बट अगर यही जो हेलो एल्केन है वो अगर 3 डिग्री होगा, अगर ये 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। और जो एल्कोक्साइड है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड है, वो एज अ बेस काम करेगा, हमारा सोडियम एल्कोक्साइड वो एज अ बेस काम करेगा और इस वाले H को ले लेगा, H जाएगा यहां पर और Br हमारा निकल जाएगा, तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान से देखो, अगर हमारा हेलो एल्कीन 3 डिग्री होगा तो हमारी एल्कीन बनती है, अगर हमारा 1 डिग्री होगा तो सिंपल SN2 रिएक्शन होती है और हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आती है। तो यहां पे क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। यहां पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, जो हमारा एल्कोक्साइड है वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, यहां पे हमारा बेस की तरह काम कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका हेलो एल्कीन 1 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में दोनों में ही ये रिएक्शन होगी, बट 3 डिग्री में हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जो कि HI के साथ होती है, ठीक है। हमारा ईथर है और HI के साथ रिएक्शन होती है। तो देखो अगर नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है तो सिंपल क्या होगा, हमारा ऐसा होगा क्लीवेज, मतलब ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहां पे 2 कार्बन है तो ऑक्सीजन इनसे अटैच होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा प्लस CH3 I बन जाएगा। ये कब है, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री है, जब हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है ना, तो 3 डिग्री कार्बन के केस में यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाता है। मतलब अब जो क्लीवेज होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा, ये क्लीवेज गलत है, ये क्लीवेज मत बनाना। अब ये क्लीवेज ऐसे होता है, मतलब यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब यहां पे पहले SN1 रिएक्शन होगी, यहां पे SN2 रिएक्शन हो रही थी, यहां पे पहले SN1 रिएक्शन होगी, कार्बोकेटायन बनेगा और फिर I- जो है वो कार्बोकेटायन पे अटैक कर लेगा, और यहां पर जो I- है, यहां पे I- जहां वहां लगेगा जहां पे कार्बन ज्यादा है, यहां पे I जो है वो वहां पर लगेगा जहां पे कार्बन ज्यादा है, आयोडीन वहां लगेगा जहां पे कार्बन ज्यादा है, और हमारा बन जाएगा CH3OH। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब हमारे पास 3 डिग्री कार्बन होगा तो वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है जो कि स्टेबल होता है। उसके बाद I- अटैक करेगा बैक साइड से और हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और I और CH3OH निकल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 3 डिग्री केस में
हमारा जो आयोडीन है वो वहां अटैच होता है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री का केस है, 1 डिग्री और 2 डिग्री का केस है, तो आई वहां पे लगता है जहां पे कम नंबर ऑफ कार्बन है। नाउ देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। तो देखो एल्डिहाइड्स में क्या दे रखा है हमको, अब कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड्स। देखो हमारे पास साइनाइड ग्रुप है एक और एक डबल बॉन्ड ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और हमको दे रखा है ALHI ब्यूटाइल, मतलब आइसोब्यूटाइल वोल्ट वाइज। अब कुछ बच्चों को एक्चुअली फॉर्मूला नहीं पता होता, सिर्फ उनको नाम पता होता है कि डायबल एच होता है, बट उनको फॉर्मूला नहीं पता होता कि ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये हमारा डायबल एच, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, ठीक है। डायबल एच क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दो ब्यूटाइल ग्रुप है, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, एल्यूमिनियम है और हाइड्राइड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कुछ नहीं है, डायबल एच ही है। डायबल एच क्या करता है, CN को क्या करता है, रिड्यूस करता है CHO में। CN को रिड्यूस करता है CHO में, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड हमारा इंटैक्ट रहेगा। डबल बॉन्ड हमारा इंटैक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड चेंज नहीं होगा, सिर्फ CN को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा और कुछ नहीं करता, ठीक है। डायबल एच ऑल्सो रिड्यूसेस एस्टर्स। तो देखो एस्टर्स का ऊपर वाला एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, एस्टर दे रखा है, ये हमारी एस्टर मॉइटी है। तो देखो एस्टर मॉइटी को अगर हमको डायबल एच दे रखा है और H2 दे रखा है, तो हमारी एस्टर मॉइटी जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं होगा, जस्ट एस्टर हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, थ्रू डायबल एच, ठीक है। डायबल एच क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि हमको साइनाइड से CHO बना देगा और एस्टर से हमारा एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, जो कि हमारी एल्डिहाइड की रिएक्शन है किसके साथ, सेमी कार्बोहाइड्राइड। देखो ये रिएक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा सेमी कार्बोहाइड्राइड है। अब वो आपको बोलते हैं सेमी कार्बोहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दो, तो आपको पता नहीं होता कभी कभी सेमी कार्बोहाइड्राइड का फॉर्मूला, ठीक है। सेमी कार्बोहाइड्राइड का आपको फॉर्मूला नहीं बताओ, ध्यान देना। सेमी कार्बोहाइड्राइड होता है हमारा NH2CO NH2। अब क्या होगा यहाँ पर, सिंपल वाटर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, वाटर हमारा निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड N CO NH2, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N CO NH2। इसको बोलते हैं सेमी कार्बिजोन, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बिजोन। किससे बनाइए, हमारा बना इथेनॉल से, उसको बोलेंगे सेमी कार्बिजोन ऑफ इथेनॉल। क्या बोलेंगे, क्योंकि इथेनॉल से बना है इसको बोलेंगे सेमी कार्बिजोन ऑफ इथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे यही पूछता है, आपसे यही पूछता है वो कि सेमी कार्बोजोन ऑफ इथेनॉल का स्ट्रक्चर बता दो, तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन करानी है आपको सेमी कार्बोहाइड्राइड से, फिर हमारा बनेगा सेमी कार्बोजोन ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें एक ही चीज हो रही है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप हट रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या हट रहा है, रिमूव हो रहा है, हम बोल सकते हैं। तो देखो पहले रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक अमलगम और HCl से। बहुत ही फेमस रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए। सिंपल क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और हमारा एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जिंक अमलगम और HCl यूज करा है, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, ठीक है। ये कौन सी रिडक्शन होती है, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर सेम रिएक्शन हमने करवाई है हाइड्रोजन के केस में, कौन से केस में, हाइड्रोजन, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमारा वाटर निकलेगा, सिंपल हमारा वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH2 बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड N NH2, उसके बाद हम KOH इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देंगे। क्या डालेंगे, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हमारा क्या बन जाएगा, वापस एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन यूज करा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। कौन सी रिडक्शन है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें भी एल्कीन बन रहा है, इसमें भी एल्कीन बन रहा है। अब देखो तीसरी वाली रिएक्शन, उसमें भी एल्कीन बनेगा। हमारे पास क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन को करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH CaO। इसका रेशियो भी ध्यान रखना है आपको, जो NaOH है वो 3 होता है और जो CaO होता है वो 1 होता है, 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं NaOH और CaO। हीट करते हैं तो क्या होता है, जो CO है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो हमारा ये जो है निकल जाएगा, ठीक है। ये हट रहा है, रिमूव हो रहा है ये, और वापस क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। तो तीनों रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, और कार्बोनिल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या रिमूव हो रहा है। कार्बोनिल रिमूव हो रहा है, तो ध्यान रखना, इसलिए तीनों रिएक्शंस एक साथ लिखिए और एक साथ आपको बताइए, जिससे आपका ध्यान रहे, जिससे आपके दिमाग में रहे तीनों रिएक्शंस। तो जब भी आपको कार्बोनिल को कन्वर्ट करना है एल्केन में, तो आप कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो। यहाँ पे एसिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एसिड होगा तो ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां बच्चे गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमको दे रखा है टॉलिन है। अगर हमारे पास कोई और एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, या मिथाइल हो सकता है, ठीक है। हमारे पास अगर हमने इसकी रिएक्शन करवा दी, हमने KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, मतलब इन बेसिक कंडीशन और एल्कालाइन कंडीशन, और हीट दे दी, तो हमारा क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाओ कोई मतलब नहीं है, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा हमारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनेगा, ये पोटेशियम सॉल्ट है और बेंजोइक एसिड। अगर आपको H2O नहीं दे रखा तो आपको रिएक्शन यहां तक लिखनी है। अगर आपको H2O और H+ दे रखा है फर्दर, अगर आपको H2O और H+ दे रखा है फर्दर, तो क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो हमारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। सॉल्ट हमारा एसिड बन जाएगा।
तो पहले क्या बनता है, COK बनता है, मतलब पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, उसके बाद क्या बनता है हमारा बेंजोइक एसिड बनता है। ठीक है, तो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सब किस में कन्वर्ट होंगे, हमारे सॉल्ट में, फिर सॉल्ट से बेंजोइक एसिड में। दूसरी रिएक्शन है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है और हमने डाल रखा है HNO3 और H2SO4। बच्चे क्या करते हैं, वो ऑर्थो और पैरा पे लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप। नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो COH ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। तो यहां पे क्या बनता है, M नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। क्या बनता है, M नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। तो आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन आई भी हुई है एग्जाम में। उसके बाद चलते हैं हम कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड पे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड है, उसकी रिएक्शन करवाए कॉन्स्टेंट HNO3 H2SO4 से। तो जो COH ग्रुप है वो भी क्या है, डीएक्टिवेटिंग है, तो वो भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ही होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, NO2 लगा होगा, तो NO2 जो है वो मेटा पे लगेगा, हमारा क्या बनेगा, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। चलते नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में Br2 डाल रखा है और FeBr3 डाल रखा है। तो देखो वापस से है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो जो Br है वो कहां आएगा, मेटा पे आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, M ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नाउ लास्ट हम देखते हैं अमीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ध्यान से देखना। तो पहली रिएक्शन हमारी NH2 के साथ। ठीक है, एनिलीन हमारा, एनिलीन क्या होता है, एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, एनिलीन जो होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स की वजह से वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है। उसकी रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं और H2SO4 डालते हैं, तो क्या होता है, हमारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारा पैरा पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है और ऑर्थो पे भी लगता है। ठीक है, पैरा नाइट्रो बनता है एनिलीन, मेटा नाइट्रो बनता है और ऑर्थो नाइट्रो भी बनता है, मतलब 51%, 47% और 2%। बट अगर हमको सिर्फ एक कंपाउंड चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो इसके लोन पेयर्स है ना, उनको कहीं और बिजी करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसके लोन पेयर्स है उनको कहीं और बिजी करना पड़ेगा, सो दैट इट विल नॉट अटैक ऑन द NO2। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसके लोन पेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं एसिटिक एनाइड्राइड इसमें, जिससे कि ये क्या कर ले, जो लोन पेयर्स है वो अटैक कर ले CO पे और हमारा ये निकल जाए OCOCH3। तो हमारा क्या बन जाएगा, NHCOCH3। तो अब जो लोन पेयर्स है ना वो अब कम अवेलेबल होगा। ठीक है, अब लेस अवेलेबल होगा, क्योंकि यहां पे भी अवेलेबल है और वो यहां पे भी अवेलेबल है। तो अब लेस अवेलेबल होगा, उसकी वजह से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा वाला, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा वाला। अब क्या बन गया है, लेस एक्टिवेटिंग हो गया है। ठीक है, अब हम डालेंगे HNO3 और H2SO4, तो अब सिर्फ पैरा पे लगेगा नाइट्रो। ठीक है, अब सिर्फ पैरा पे लगेगा नाइट्रो। तो जब भी आपको मोनो नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये होता है प्रोटेक्शन। पहले आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, एसिटिक एनाइड्राइड से। आपको बनेगा NHCOCH3। उसके बाद आप रिएक्शन करा सकते हो HNO3 और H2SO4 की, तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रो पैरा पे लगेगा। इसके बाद इसको हटाना भी तो है हमको, तो इसको बोलते हैं डी प्रोटेक्शन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, H+ डालना पड़ेगा। तो वापस क्या बन जाएगा, NH2। तो हमारा बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में पक्का से एक क्वेश्चन आता ही है इस पे। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन हमारा बन जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 3 हमको रिएक्शन देंगे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की। किसकी, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की। तो देखते हैं। तो देखो, जब आपको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, अगर आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप 2 चीजें यूज कर सकते हो, या तो H3PO2 या इथेनॉल। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है वो हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम में आती है तो ध्यान से देखना और याद रखना। ये जब भी हमको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हमको या तो H3PO2 यूज करना है या इथेनॉल यूज करना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की HbF4 के साथ। तो देखो, जब भी हम HbF4 की रिएक्शन करवाते हैं ना, तो क्या होता है, Cl- हट जाता है और हमारा BF4- लग जाता है। हमारा क्या बन जाता है, N2+, हमारा बन जाता है N2+ BF4-। अब इससे 2 रिएक्शन हो सकती है अलग अलग कंडीशंस पे। अगर हमने इसको हीट कर दिया, सिंपल क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, यहां पे BF3 निकल जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, अगर हमने सिर्फ हीट कर दिया इसको। बट हीट नहीं करा और कुछ डाल दिया है। क्या डाल दिया है, NaNO2 डाल दिया है। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड डाल दिया है और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, हमने कॉपर मेटल यूज करा है, हीटिंग यूज करी है और सोडियम नाइट्राइड डाला है। तो यहां पे क्या हो जाता है, NO2 ग्रुप लग जाता है। यहां पे क्या लग जाता है, NO2 ग्रुप लग जाता है और नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है
तो आपको क्या डालना पड़ेगा NaNO2 और कॉपर और हीटिंग। बट अगर आपको फ्लोरो बनाना है तो सिर्फ आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, तो हमारा बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो इसी के साथ हमारी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस खत्म होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, अपलोडेड है, तो जाके देख लो। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे मेन। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।